दरअसल ये एक ऐतिहासिक पल है और मैं इस ऐतिहासिक पल में मैं आगाज करता हूँ और मैं ये घोषणा भी कर सकता हूँ इस विश्वास के साथ कि सागर विश्वविद्यालय देश के उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से एक है जिसने नई शिक्षा नीति पर अपनी पैनी निगाह रखी। निगाह नीति निर्माण से पूर्व और निगाह अब तक कि क्या स्थितियाँ चल रही है, और इस पूरी वैचारिकता के बीच में मैं जिन दो लोगों को मानता हूँ और मैं मतलब मुझे फक्र है कि दोनों व्यक्ति अभी यहाँ विद्यमान हैं। सलूजा जी से मैं विक्रम विश्वविद्यालय में मिला और इसी विषय पर बात हो रही थी कि क्यों वर्तमान में अभी हम लोग शिक्षा नीति पर बहुत बहस नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे, क्यों इसकी ज़रूरत है। और इसी का एक कारण तत्व मुझे दिया। मैं ये बताता चलूँ आपको, हमारे कुलपति जी एक अकादमिक रूप से जमीन के नीचे क्या चल रहा है, धरा के नीचे क्या चल रहा है, भूगर्भ में दीक्षित है। साथ ही साथ उतनी पैनी पकड़ है धरा के ऊपर क्या घट रहा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षाई बदलावों पर आपका लगातार अवलोकन इस बात के लिए उद्वेलित करता रहा हमें कि नहीं, आप काम करिए और विश्वविद्यालयों की भूमिकाओं को नए रूप में परिलक्षित करिए कि विश्वविद्यालय की भूमिकाएं किस तरह से शिक्षा नीतियों के साथ जुड़ती है, शिक्षा नीतियों के साथ जाती है। और इसी उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों की भूमिकाओं को पर बात करते हुए 64-66 में शिक्षा आयोग में इस बात को कहा गया कि शिक्षा नीतियों का लगातार पुनरावलोकन होता रहना चाहिए। रिविजिटिंग द पॉलिसी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट हार। और ये जो विवेचना है ये इस बात को दिखाती है कि हम ये समझ सकें कि हमारी शिक्षा नीतियाँ जिन मकसदों, जिन लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ी थी वो कहाँ तक पहुँच पाई है, क्या उसके बीच में एक गैप रहा है, या किस तरह से उस गैप को भरा जा सकता है। आज राष्ट्र कई समस्याओं से गुजर रहा है, इसके बारे में मैं उम्मीद करूंगा कि सर जब अपना वक्तव्य देंगे उसमें विचार रखेंगे। कुछ बड़ी समस्याएं जो खुद इस नीति के निर्माताओं ने, जो प्रारूप अभी हम लोगों के सामने है, उसके निर्माताओं ने भी महसूस की। उन बड़ी समस्याओं में से ये पाया कि शायद जितना दबाव, जितनी विकट स्थितियां आज भारत में है, उस समय शायद 64 में जिन लोगों ने नीतियों के निर्माण में काम किया उनके पास भी नहीं थी। आज हम लोग हमारे विद्यालय हम दावे से कह सकते हैं कि लगभग हम लोग सभी बच्चों को नामांकित कर चुके हैं। जेंडर गैप को हम लगातार भरने की दिशा में है। हमारा राष्ट्र आज सर्वाधिक युवाओं की संख्या के साथ जी रहा है। हमारे राष्ट्र के साथ समस्याओं के रूप में देखें और ये पाएं तो उन युवाओं के लिए रोजगार समझना है, रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। क्षेत्रीय विषमताएं हैं, भाषिक विविधताएं हैं, और इन सबके बरक्स सबसे बड़ी चुनौती है कि शिक्षा उन्हें कैसे देखें। शिक्षा में नीति निर्माण के साथ कई चुनौतियां, शायद DS कोठारी साहब ने जब शिक्षा पर पूरी मुकम्मल बहस की, बातचीत की, तो शायद ये वर्ड नहीं पाया होगा, डिजिटलाइजेशन। आज हम इसके साथ जी रहे हैं, ज्ञान का आधुनिकीकरण। और ये आधुनिकीकरण इस संदर्भ में कि ज्ञान को लगातार अनवरत नयापन के साथ रखना है समाज के सामने। इन सबके साथ चिंतन हुआ, मनन हुआ, और बीच में सर के मुझे फक्र है कि बहुत कम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की लीडरशिप, तिवारी जी के साथ जो लीडरशिप हम लोगों को मिली है, वैसा जो नेतृत्व है बहुत कम विश्वविद्यालयों के साथ है। GS राजपूत को बुलाते समय सर के दिमाग में ये बात जरूर रही थी कि जो व्यक्ति इस ड्राफ्ट के साथ काम कर रहा है, जो व्यक्ति इस ड्राफ्ट को जी रहा है, जो व्यक्ति इस ड्राफ्ट को रच रहा है, आखिर उसकी मंशा क्या है, उसके मन में, उसके चिंतन में क्या चल रहा है। उनको सुना, पाया तो वो भी परेशान दिखे कि ये कोई आसान काम नहीं है। और इस आसान काम को सरल बनाने के लिए बहुत विकेंद्रीकृत तरीके से लगभग पूरे अक्रॉस द इंडिया 36 स्टेट में काम किया। 2.5 लाख गाँवों के साथ हम लोगों ने संवाद बनाया और 6,500-7 हज़ार लोग जो विकास खंड है उनके साथ हम लोग जुड़े। लगभग 700 जिलों में हम लोगों ने काम किया, शिक्षा नीति के साथ काम किया। सागर विश्वविद्यालय भी उसमें एक रहा। कई कार्यक्रम हमारे यहाँ हुए, कई अनुशंसाएं हमने भेजी, और अनुशंसाएं भेजने के बाद ये पाया कि, और एक कहा जा सकता है कि ड्राफ्ट के निर्माताओं ने पूरी मंशा के साथ न्याय करने का प्रयास किया, और ECC के साथ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन तक पूरे 21 स्पेक्ट्रम में उस शिक्षा नीति को समझने का प्रयास किया। और ये विवेचना हुई, सर से लगातार बातचीत होती रही। सर ने भी इस बात को सलाह की कि क्यों ना हम भी एक बार देखें कि ड्राफ्ट में क्या है और हम लोगों की भूमिका क्या बनती है। मोटे तौर पर अगर पूरी शिक्षा नीति को मैं देखूं, समझ पाऊं, तो ये पाता हूं कि 3 जगहों पर चीज़ें सिमट रही हैं, जिस पर शायद मुझे लगता है कि शिक्षा नीति ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है। सीखने पर, कौशल के निर्माण पर और ज्ञान के आधुनिकीकरण पर।
और इन तीन ही चीजों को, इन तीन ध्येय वाक्यों को इस सेमिनार का एक कहा जा सकता है कि एक वेंटेज पॉइंट बनाया गया, एक प्रस्थान बिंदु बनाया गया। इसके बाद भी समाज की जो मुख्य चुनौतियां हैं जिसे हमें जूझना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिनों में, आपके उद्बोधन के बाद 2 दिनों में हम शायद इस नतीजे पर पहुंचे, और जिस तरह के बहुत वर्सेटाइल पेपर्स हम लोगों के पास आए, लोगों का पूरा विश्वास इस बात पे दिखा और जताया है कि शायद वो शिक्षा में भागीदारी पर बात करेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता के मुद्दे पर बात करेंगे, समता पर बातचीत की जाएगी, व्यवस्था मूलक भागीदारी पर बातचीत की जाएगी, अनुसंधान और विकास और इनोवेशन जो हमारे बड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चाएं होंगी, शिक्षा के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। इन सब मुद्दों पर हमारे जो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन वो भी बुकलेट भी पहुंची होगी, इन सभी मुद्दों के साथ हम लोगों ने इस बात को जोड़ा है और रखा है। और साथ ही साथ विश्वविद्यालयों की भूमिका को जब मैं रेखांकित कर रहा था, जहन में हमारे विद्यार्थी भी रहे, और आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि जहां पर शिक्षा नीति के निर्माता, इस प्रारूप के निर्माता इस बात की बात करते हैं कि ज्ञान का सृजन व्यक्तिगत घटनाएं, सामाजिक घटनाएं, मैं आप लोगों का ध्यान इस पर आकृष्ट करूंगा कि जो भी आज मोमेंटो के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में, झोले के रूप में और उतनी के रूप में जो प्रस्तुत किया गया, ये भी एक सामाजिक निर्मित ही है। ये बुंदेलखंड की सामाजिक निर्मित है, जिसका विचार हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे शिक्षकों ने इस शिक्षा नीति के साथ जोड़ते हुए रखा। जो झोला आप देखेंगे उसके अंदर भी जो लोगो है, जो उसका एक प्रतीक चिन्ह है, वो इस बुंदेलखंड की संस्कृति को, जीवंतता को दिखाता है, एक सामाजिक परिवेश को इसमें वो एक तरह से उद्घाटित करता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि जो भी डेलीब्रेशन यहाँ पर होंगे, जो भी मंथन यहाँ होगा, और ये मंथन निश्चित रूप से एफएचआरडी की भी पेनी निगाह है, सजग निगाह है, कि वो भी चाहती है कि कुछ इस तरह के इनपुट्स हम लोग यहाँ से दे पाए, और ये दे पाना और ये देना विश्वविद्यालयों का मौलिक कर्तव्य है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।